गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रंजीत स्टडी वर्ल्ड में। दोस्तों, हिंदी शिक्षक का है जो सीटेट के लिए आपका 30 नंबर का आता है। हिंदी शिक्षक के लिए मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। इससे पहले मैं 2 वीडियो दिया है प्रैक्टिस सेट का, और उसको आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। और हिंदी शिक्षक अगर लेक्चर आपको देखना है तो मैंने हिंदी शिक्षक का प्लेलिस्ट में बनाकर 4 से 5 वीडियो डाला हुआ है, उसको देख लेंगे तो आप प्रैक्टिस सेट आसानी से लगा सकेंगे। चलिए, हमारे चैनल को पहली बार आ रहे हैं रंजीत स्टडी वर्ल्ड पर, इसको सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हिंदी का क्वेश्चन चल रहा है, हिंदी का खोल लेते हैं। हिंदी 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 चलिए ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। पहला ऑप्शन है कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षकों के लिए गहन समस्या है। तीसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। चौथा ऑप्शन है किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर जो है तीसरा, सी वाला सही हो जाएगा कि संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। एक से अधिक भाषा का प्रयोग, अगर एक से अधिक भाषा का प्रयोग बालक जो है कर रहा है तो उसके संज्ञानात्मक विकास में सहायक होगा, न कि जो कक्षा जटिलता को बढ़ाएगा। एक से अधिक भाषा अगर बच्चा जानता है, बालक जानता है, तो कक्षा में जटिलता को नहीं बढ़ा रहा होगा बल्कि उसका विकास होगा। शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, मतलब शिक्षकों के लिए परेशानी है, ऐसा नहीं है। बालक एक से अधिक भाषा जानता है तो और अच्छी बात है, शिक्षकों के लिए कोई परेशानी नहीं है। चौथा जो ऑप्शन था किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। अगर कोई बालक जो है हिंदी अंग्रेजी जान रहा है तो किसी एक भाषा में उसको बाधक नहीं बनेगा। न कि अगर हिंदी जानता है तो इंग्लिश में बाधक बनेगा, न तो इंग्लिश जानता है तो हिंदी में बाधक बनेगा। ये तीनों ऑप्शन जो है गलत हैं। आपको सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, मतलब संज्ञानात्मक विकास में सहायक है एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय क्या होगा? पहला ऑप्शन है उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। दूसरा ऑप्शन है उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। चौथा ऑप्शन है एक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दृष्टिबाधित बच्चों से क्या तात्पर्य, मतलब जो बालक देख नहीं सकते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? तो उनके लिए क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। वो ऑप्शन नंबर 4 है आपका सही है, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मतलब बालक देख नहीं सकता है तो आप उसको कैसे ज्ञान देंगे, कैसे पढ़ाएंगे? मौखिक भाषा का अधिक से अधिक इस्तेमाल करेंगे। जो पहला ऑप्शन था उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। अगर कोई बच्चा दृष्टिबाधित है उसको अलग बैठा देंगे तो थोड़ा ऑकवर्ड फील करेगा, थोड़ा मतलब लज्जा महसूस करेगा, इसलिए उसको अलग नहीं बैठाना है, सबके साथ बैठाना है और उसको मौखिक भाषा देना है। तो पहला जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। अगर उन्हें विभिन्न गतिविधियों में शामिल नहीं करेंगे तो क्या उनके अंदर ईर्ष्या की भावना आ जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है कम पाठों वाली पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। अगर बालक देख नहीं सकता है क्या उसके लिए पाठों की संख्या कम कर देंगे? नहीं, ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। तो चौथा ऑप्शन जो है अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है विदेशी साहित्य की रचनाएं। दूसरा ऑप्शन है ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। तीसरा ऑप्शन है जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हों। चौथा ऑप्शन है केवल कहानियां अथवा कविताएं हों। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पाठ्य पुस्तक में कैसी रचनाओं का स्थान दिया जाना चाहिए? पाठ्य पुस्तक में ऐसी रचनाओं का स्थान दिया जाना चाहिए जो उनके परिवेश से जुड़ी हो, जो उनके अलग अलग छटाओं से। छटाएं मतलब विधाएं, विधाएं मतलब क्या? उपन्यास, नाटक, कहानी। छटाएं मतलब क्या होता है? विधाएं। और विधाएं में क्या क्या आता है? उपन्यास, नाटक और कहानी आता है। तो जो पहला ऑप्शन था विदेशी साहित्य की रचना, बालक यहाँ पर पढ़ रहा है आपके यूपी में और विदेश की रचना, विदेशी साहित्य की रचना तो उसको बता रहे हैं,
तो थोड़ा सा समझ नहीं पाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा जो ऑप्शन प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो सकता है लेकिन पूरा पूर्ण रूप से सही नहीं है। चौथा ऑप्शन है केवल कहानियां अथवा कविताएं हो, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। विधाएं मतलब सब कुछ हो उसमें, कहानी, उपन्यास, नाटक सब कुछ हो, तो ये जो ऑप्शन गलत है। जो दूसरा ऑप्शन था ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो, जो उनके स्थानीय परिवेश से जुड़ी, जहां से बालक आते हैं उनके परिवेश से अगर कोई कहानी जुड़ी है उसको अगर आप समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। दूसरा जो ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इधर है 94। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों को भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता का आकलन का सबसे उचित तरीका है? पहला ऑप्शन है बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। दूसरा ऑप्शन जो है संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए। तीसरा ऑप्शन संज्ञा को परिभाषित कीजिए। चौथा ऑप्शन है संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बालकों के भाषिक क्षमता का आकलन कैसे करेंगे? ऑप्शन पहला आपका सही है कि बादल, आसमान, चिड़िया इनका प्रयोग करते हुए कोई एक कहानी लिखिए। तो बालक जो है बादल, आसमान और चिड़िया का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखेगा, अपने मन से लिखेगा, अपने विचारों को प्रकट करेगा, तो उसका आकलन आप जो है अच्छी तरीके से कर पाएंगे। जो दूसरा ऑप्शन था संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए, आप संज्ञा की परिभाषा पूछ लेंगे बालक से तो रटी रटाई परिभाषा लिख देगा, उससे कोई उसका सही आकलन नहीं हो पाएगा। तीसरा भी वही ऑप्शन बोल रहा है, तीसरा भी ऑप्शन क्या है, गलत है। संज्ञा के 2 उदाहरण बोल देंगे, लिख दो। संज्ञा का 2 उदाहरण बालक अगर याद किया रहेगा तो लिख देगा वही, इससे उसका कोई आकलन सही नहीं हो पाएगा। उसका आकलन सही तरीके से कब होगा? जब उसको आप बोल देंगे कि बादल, आसमान, चिड़िया का प्रयोग करते हुए कोई एक कहानी लिखो, तो क्या अपने मन से अपने विचार को लिखेगा तो उसका आकलन क्या करेंगे आप, सही तरीके से कर पाएंगे। आगे चलते हैं 95। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? पहला ऑप्शन है व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। दूसरा ऑप्शन है अपने अनुभवों का वर्णन। तीसरा ऑप्शन है बातचीत करना। चौथा ऑप्शन है संवाद अदायगी। तो अभिव्यक्ति बालक अपना अभिव्यक्ति कैसे, मतलब सबसे कम तरीका पूछा है इसमें ऑप्शन, क्वेश्चन में ध्यान देखें, सबसे कम पूछा है तो सबसे कम प्रभावी तरीका क्या होगा अपने आप को व्यक्त करने का? पहला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। व्याकरण से संबंधित अगर आप अभ्यास करवा रहे हैं तो ये थोड़ा सा अपनी अभिव्यक्ति जो है बालक कम कर पाएगा, क्योंकि उसको व्याकरण से ही संबंधित क्या करना है, उसको अभ्यास करना है। दूसरा ऑप्शन जो है अपने अनुभव का वर्णन, तो अपने अनुभव का वर्णन अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा तरीका है। बातचीत करना भी क्या है, अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा प्रभावी तरीका है। संवाद अदायगी मतलब वही बातचीत करने का भी क्या है, सबसे अच्छा तरीका है। तो पहला ऑप्शन जो है सबसे कम प्रभावी पूछा है, तो सबसे कम प्रभावी क्या ऑप्शन हो जाएगा, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। आगे चलते हैं 96। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? पहला ऑप्शन है विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास। दूसरा ऑप्शन है हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। तीसरा ऑप्शन है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास। चौथा ऑप्शन है बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। तो सबसे इसमें पूछा क्या है, उद्देश्य नहीं है। प्रश्न को पहले देख लेंगे क्या पूछा है, उद्देश्य नहीं पूछा है। तो भाषा शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है, तो भाषा शिक्षा का उद्देश्य यही नहीं है कि हिंदी के व्याकरण नियमों को कंठस्थ कराना। आप नियमों को कंठस्थ करा देंगे, ये उद्देश्य नहीं है हिंदी का, बल्कि हिंदी भाषा शिक्षा का ये उद्देश्य है कि आप समझाने की योग्यता का विकास कर सकते हैं और दैनिक जीवन में हिंदी समझाने तथा बोलने की क्षमता का विकास करते हैं। क्षमता का विकास करना क्या है, ये उसका उद्देश्य है। तो ऑप्शन जो है ये आप पूछा उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य केवल एक ही नहीं है कि हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। तो आपका यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 97। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है भाषा के व्याकरणिक नियम। दूसरा ऑप्शन है पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर। तीसरा ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तक। चौथा ऑप्शन है समृद्ध भाषिक वातावरण। तो सबसे महत्वपूर्ण पूछा है, तो भाषा सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है,
समृद्ध भाषा वातावरण। अगर समृद्ध भाषा वातावरण मतलब ऐसा वातावरण बनाया जाए जैसे बालक क्या है आसानी से भाषा सीख सके, तो क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण यही होगा। जो पहला ऑप्शन था भाषा के व्याकरणिक नियम, भाषा के व्याकरणिक नियम बच्चों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि नियम याद करने से जो है भाषा का विकास नहीं होता है। पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर, केवल आप पाठ पढ़ा रहे हैं उससे प्रश्न उत्तर करवा दे रहे हैं, उसका भाषा का विकास नहीं हो पाएगा। तो जो तीनों ऑप्शन जो है गलत है। चौथा ऑप्शन जो है समृद्ध भाषिक वातावरण, उचित आप वातावरण बनाइए, बच्चा जो है अपने आप भाषा सीख जाएगा। आगे चलते हैं 98। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे? पहला ऑप्शन है सीखने की क्षमता का आकलन, दूसरा ऑप्शन है काव्य संदर्भ, तीसरा ऑप्शन है निबंध लिखने की योग्यता, चौथा ऑप्शन है व्याकरणिक नियम। तो भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे महत्व किसको देंगे? सबसे ज्यादा महत्व किसको देंगे? सीखने की क्षमता का आकलन, बालक जो है कितना सीख रहा है इसका आकलन जो है आप सबसे ज्यादा महत्व देंगे। आगे चलते हैं 98 हो गया, आसान क्वेश्चन था इसलिए मैं इसको ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। आगे चलते हैं 99। 99 इधर ऊपर दिया हुआ है, आते हैं ऊपर 99। 99 एक बहुभाषी कक्षा में आप सबसे कम महत्व देंगे। एक बहुभाषी कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? सबसे कम पूछा है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, सबसे कम पूछा है। पहला ऑप्शन है विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, दूसरा ऑप्शन है कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री, तीसरा ऑप्शन है कक्षा के बहुभाषिक व सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, चौथा ऑप्शन है बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। सबसे कम महत्व किसको देंगे? यही ऑप्शन सही है। ये जो ऑप्शन जो है आपका विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, इस बाल साहित्य क्या होता है, इसमें कहानी उपन्यास नाटक जो बालकों को पुस्तक होता है उसको बोलते हैं बाल साहित्य। तो ये तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री, जैसे पढ़ाने लिखाने के लिए आप विभिन्न प्रकार के टीएलएम चलते हैं उसका उपयोग करते हैं, तो ये भी सबसे क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरा ऑप्शन है कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, ये भी जो है सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे कम पूछा है, तो सबसे कम क्या हो जाएगा आपका? डी, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। दो भाषाओं के मध्य जो है अंतर व समानता, ये थोड़ा सा कम महत्व है बहुभाषिक कक्षा में। आगे चलते हैं 100 नंबर क्वेश्चन, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर आप पाठ्य पुस्तक का निर्माण कर रहे हैं तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या हो सकता है उसमें? पहला ऑप्शन है अभ्यासों में वैविध्य मतलब क्या होता है, विविधता होता है। दूसरा ऑप्शन है पाठों की संख्या, तीसरा ऑप्शन है विषय वस्तु में विविधता, चौथा ऑप्शन है भाषाओं की विभिन्न छटाएं से मतलब विधाएं होता है, विधाएं में आपका उपन्यास नाटक कहानी ये सब कुछ आता है। तो सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा है, तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? पाठों की संख्या। आप एक पुस्तक का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें आप ये नहीं देखेंगे कि इसमें सबसे कम पाठों की संख्या कम कर देंगे जो है ये सिलेबस आसान हो जाएगा, ये सब क्या है, ये थोड़ा कम महत्वपूर्ण है। जो ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, अभ्यासों में विविधता, हर चैप्टर अलग अलग होना चाहिए, मतलब विभिन्न प्रकार के उसमें क्या है उद्देश्य होना चाहिए, ये सब क्या है सही है। दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा जो क्या है ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आपको सबसे कम पूछा है तो सबसे कम क्या हो जाएगा? पाठों की संख्या हो जाएगा सबसे कम, दूसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 101 बहुभाषिकता पूछा है। बहुभाषिकता पहला ऑप्शन है भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, दूसरा ऑप्शन है भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, तीसरा ऑप्शन है भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, चौथा ऑप्शन है भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है। तो बहुभाषिकता क्या होता है? बहुभाषिकता क्या होता है? भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। बहुभाषिकता मतलब क्या होता है? बहुत सी भाषाएं जो जानता है, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, ये सब क्या है? ये सब क्या है? भाषाएं हैं। तो भाषा सीखने में क्या होता है? महत्वपूर्ण संसाधन है। जो बालक एक से अधिक भाषाएं जानता है तो उसको सीखने में क्या है? एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है। जो पहला ऑप्शन था भाषाई समृद्धि को खतरे में डालता है, एक से अधिक भाषा जानता है तो खतरे में नहीं पड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, एक से अधिक भाषा जानता है तो उसको कोई बाधाएं नहीं आएगी,
ये क्या है, गलत है। चौथा ऑप्शन है भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है, ये भी गलत है। अधिक से अधिक भाषा जान रहा है तो उसका क्या है, वो तो उसका फायदा ही है ना। ये सब क्या है, गलत है तीनों ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 102 नंबर, भाषा विद्यालय में ही सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तीसरा ऑप्शन है सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। चौथा ऑप्शन है नियमों की जानकारी से ही निखरती है। कल का प्रश्न मैंने बताया हुआ है, ये बहुत बार ज्यादा पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। भाषा क्या है, नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा विद्यालय में सीखी जाती है ऐसा ऐसा नहीं है। भाषा क्या है, अपने घर पे भी आप अपने बालक क्या है, अपने परिवार में भी सीखता है। जैसे वो अपने परिवार में सीखता है बोलना जो अपने परिवार में सीखता है, तो बोलना एक प्रकार का भाषा ही है। तो विद्यालय में ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत। तीसरा जो सदैव व्याकरण का नियमों का ही अनुगमन करते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जो व्याकरण के नियमों को जानता है वही भाषा का प्रयोग कर पाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। नियमों की जानकारी सही नहीं करती है, ये भी ऑप्शन थोड़ा गलत लग रहा है। जो दूसरा ऑप्शन जो है भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, मैंने इस पे एक लेक्चर दिया हुआ है, भाषा पर सुगोपली, ये क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। इसमें बालक क्या होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सीखता है। मैंने लेक्चर में दिया हुआ है, इसको देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो ऑप्शन दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 103 नंबर, बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। दूसरा कोरिस लेट होते हैं। तीसरा ऑप्शन है भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। चौथा ऑप्शन है भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। तो बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या होते हैं, जो पहला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। बच्चा अगर विद्यालय में प्रवेश ले रहा है तो पढ़ना जो बोलना जो है पहले से ही जानता है। जो दूसरा ऑप्शन था कोरिसलेट होते हैं, कोरिसलेट मतलब क्या होता है, खाली, मतलब बच्चा कुछ नहीं जानता है। तो क्या है, गलत है। कोरिसलेट का मतलब क्या होता है, बच्चा कुछ नहीं जानता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, गलत है, बच्चा बहुत कुछ जानता है, वो बोलना जानता है, पढ़ना भी जानता है, घर से अपने पास मतलब पास परिवार या अपने मम्मी पापा से बहुत कुछ सीख कर आता है। तो ये दूसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है। तीसरा ऑप्शन जो है भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं, ये भी गलत है। क्योंकि बच्चा आता है स्कूल में तो बोलता है मेरा नाम ये है, मेरा नाम सोनू है, मैं यहाँ से, मेरे गांव का नाम ये है। तो बच्चा जो है अपने भाषा का बिल्कुल उपयोग करता है। तो जो तीसरा जो ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, ये भी थोड़ा सा गलत लग रहा है। क्योंकि जो भाषा के चारों कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, बालक जो है पढ़ना बोलना तो जानता है, लेकिन थोड़ा सा लिखने उखने में क्या होता है, असमर्थ होता है। जब विद्यालय आता है तो सब कुछ सीख जाता है। तो भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखता है, यही गलत है। पूर्ण अधिकार नहीं रखता है, मतलब थोड़ा बहुत कुछ जानता है लेकिन पूर्ण अधिकार नहीं रखता है। चारों कौशल जो है आपको बता दें हम, सुगोपली, मैंने लेक्चर दिया हुआ है, चारों कौशल होता है सुगोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चार भाषा के कौशल होते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 104 नंबर इधर दिया हुआ है, आगे चलते हैं 104, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है, नहीं पूछा, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। पहला ऑप्शन है भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में ही बनती हैं, ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है कि मतलब ये तो इसका नेगेटिव पॉइंट नहीं है। दूसरा ऑप्शन है भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। तीसरा ऑप्शन है भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। चौथा ऑप्शन है सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। तो क्या लगता है, क्या सही होगा? सब कुछ ऑप्शन जो है सबका सेम लग रहा है, लेकिन आप इसका नहीं पूछा है तो इसका नहीं यही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन जो है भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, देखने में सही लग रहा है, लेकिन जो पहला ऑप्शन है भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती। मातृभाषा से तात्पर्य है जो बालक जिस परिवेश से आता है वहां पर जो भाषाएं बोली जाती हैं वही उसकी मातृभाषा आता है। जैसे हमारे यूपी में भोजपुरी हिंदी बोली जाती है, तो उसकी क्या हो गई मातृभाषा, हिंदी भोजपुरी हो गई। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल सही है पहला, जो उसका ये तो पॉजिटिव पॉइंट हो गया, नेगेटिव पूछा है तो इसलिए नहीं हो जाएगा। तीसरा जो ऑप्शन है भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, बिल्कुल सही है। जो भाषा अर्जन क्या होता है, सहज और स्वाभाविक होता है, हर कोई अपने आप से भाषा सीख सकता है। ये जो पहला, तीसरा और चौथा जो है आपका, ये बिल्कुल जो क्या है प्लस पॉइंट है, इसलिए जो है ये ऑप्शन सही है। लेकिन आपको नहीं पूछा है तो नहीं क्या हो जाएगा आपका, नहीं दूसरा जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं 105 नंबर। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है। मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा एक लड़की का नाम, मंदिरा जो है एक लड़की का नाम है और वो विभिन्न वाक्यों का प्रयोग करती है, जैसे बोल रही है मैं कक्षा में पढ़ती हूँ, मुझे आम बहुत पसंद है, मैं थक गई हूँ आदि वाक्यों का क्या करता है, क्या करती है, प्रयोग करती है। तो पहला ऑप्शन पूछ रहा है इसमें, मंदिरा जो है, पहला ऑप्शन है मंदिरा केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है। दूसरा ऑप्शन है केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है। तीसरा ऑप्शन है केवल मैं वाले वाक्यों को ही बोल सकती है। चौथा ऑप्शन है लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। तो क्या क्या ऑप्शन इससे हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन जो है आपको सही क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन से हो जाएगा कि लिंग वचन क्रिया आदि दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, क्योंकि इसमें जो है लिंग का भी प्रयोग कर रही है, जैसे मैं थक गई स्त्रीलिंग का प्रयोग कर रही है, और जो है वचन का भी प्रयोग कर रही है, मैं एक वचन है तो वचन का भी प्रयोग कर रही है, और क्रिया गई, पढ़ना, गया या खाना, ये सब क्या है, क्रिया, तीनों का प्रयोग कर रही है। लिंग वचन क्रिया आदि का भी सबका प्रयोग कर रही है और सर्वनाम का भी प्रयोग कर रही है। तो ऑप्शन चौथा क्या है, सही है। जो पहला ऑप्शन है मंदिरा केवल सर्वनाम का प्रयोग जानती है, गलत है, क्योंकि सर्वनाम का प्रयोग नहीं बल्कि मैं जो सर्वनाम है मैं का तो प्रयोग कर रही है, क्रिया का भी प्रयोग कर रही है, प्लस लिंग का भी प्रयोग कर रही है। जो दूसरा ऑप्शन है केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करे, जरूरी नहीं केवल जो है लिंग का प्रयोग कर रही है। चौथा तीसरा ऑप्शन मैं केवल वाक्यों का भी बोल सकती है, गलत है। जो है इसमें सब कुछ, इस वाक्य में जो है सब कुछ दर्शा रही है, लिंग वचन क्रिया सब कुछ दर्शा रही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। बस दोस्तों, जो 105 हो गया, और बाकी जो है हाँ 80 से मतलब 90 से 105 तक मैंने कराया। 15 क्वेश्चन जो है आपका होता है शिक्षक से होता है, तो मैंने 15 क्वेश्चन आपको करा दिया है शिक्षक से, जो मैंने 2012 का प्रश्न पत्र लिया हुआ था। बाकी जो आपका 15 नंबर होता है, ये एक पैराग्राफ दिया रहता है, आप पैराग्राफ उसको आपको पढ़ना पड़ेगा और पैराग्राफ पढ़ के जो है उत्तर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर पैराग्राफ पढ़ाना और उसको क्वेश्चन खोजना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इसलिए मैं इसको 15 नंबर जो है आपको छोड़ रहा हूँ। मैंने केवल 15 नंबर शिक्षण का ही आपका प्रैक्टिस करवाया है। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा और पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हैं रंजीत स्टडी वर्ल्ड को, तो सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।